जय हिंद, नमस्कार, सलाम, स्वागत। पीएचडी एप्लीकेशन के फॉर्म एक और विश्वविद्यालय के आए हैं। यदि आपको भी इस विश्वविद्यालय में करना है आवेदन तो विश्वविद्यालय की वेबसाइट या इस वीडियो को पूरा ढंग से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। फॉर्म भरने से पहले, भरने के बाद नहीं, फॉर्म भरने से पहले आपको पूरा वीडियो देखना है। पूरा वीडियो देखिए, नहीं तो वेबसाइट पर जाकर ये सारी जानकारी मौजूद है, आप जाकर वहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं। अच्छी यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और अभी फॉर्म आया है। वो भरने में अच्छा खासा समय बाकी है। फॉर्म कैसे भरना है, कितनी सीटें हैं, कितनी फ़ीस है, कब एंट्रेंस होगा, कब इंटरव्यू होगा और कुछ और ज़रूरी छोटी मोटी बातें आपको बतानी है। वो सारी बातें एक छोटे से वीडियो में कवर कर लेंगे। और आपका कुछ सवाल यदि पैदा होता है वीडियो देखने के बाद में ना, आपका यदि कोई सवाल पैदा होता है वीडियो देखने के बाद में तो कमेंट करके आप उसको पूछ लीजिएगा। नहीं कोई सवाल हो तो कोई बात नहीं, और यदि आपके किसी मित्र का सवाल हो तो आप उसको भी पूछ सकते हैं। सबसे पहली बात, यदि आप अपने पीजी के अंतिम सेमेस्टर में हैं और आपका रिजल्ट नहीं आया है यदि फाइनल का, तो आप आवेदन ज़रूर करिएगा। यदि आपका किसी पेपर में बैक लगा हुआ या फेल हो गए हैं तो आवेदन करिएगा, लेकिन अगर आप फेल वाले पेपर में पास नहीं हो पाए तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आवेदन आप भी कर सकते हैं। आपकी बैक लगी है या आपका रिजल्ट नहीं आया है पीजी के फाइनल सेमेस्टर का, तो आप अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। आप यदि नेट क्वालिफाई हैं तो आवेदन कर सकते हैं, और नेट क्वालिफाई नहीं है तो भी आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म पूरी तरह से ऑनलाइन है। एंट्रेंस और इंटरव्यू को लेकर थोड़ी समस्या है, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा वो मैं आपको आगे बताऊँगा। और दूसरी चीज़ ये है कि फ़ीस बहुत संतुलित है, और यदि आपका सिलेक्शन होता है और आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिलता है तो जो भी एससी और एसटी कैंडिडेट है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, उन बच्चों को हॉस्टल की फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। इस बात का ख्याल रखिएगा। एक और बात, जो बच्चे एमफिल कर रहे हैं या एमफिल कर चुके हैं, जो बच्चे एमफिल कर रहे हैं और या एमफिल कर चुके हैं, उन बच्चों को किसी प्रकार की प्रवेश परीक्षा नहीं देनी है। इस बात का भी ख्याल रखिएगा। और ये नियम उन्हीं बच्चों के लिए है जिनका उसी सब्जेक्ट से एमफिल होगा जिस सब्जेक्ट से वो पीएचडी में अप्लाई करेंगे। मान लीजिए आप आवेदन कर रहे हैं हिंदी में, है ना, और आपने एमफिल किया है भाषा विज्ञान से, तो आप एग्जामिनेटेड नहीं है, क्योंकि आपने भाषा विज्ञान से एमफिल किया है और पीएचडी आवेदन कर रहे हैं हिंदी साहित्य में। तो यदि आपने हिंदी साहित्य से एमफिल किया है तो पीएचडी की प्रवेश परीक्षा नहीं देनी होगी। और एक और फायदा है, यदि आप एमफिल कर चुके हैं अपने सब्जेक्ट में तो आपको पीएचडी में जो प्री पीएचडी का कोर्स वर्क होता है वो भी नहीं करना होगा। इस बात का भी ख्याल रखिएगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ आवेदन ज़रूर कीजिए। 15-20 सब्जेक्ट में सीटें आएंगी, वो मैं आपको बता ही दूंगा। अब इंपॉर्टेंट डेट्स को सुन लीजिए। 11 जुलाई 2022, 11 जुलाई 2022 को अंतिम तिथि है फॉर्म को अप्लाई करने की, यानी कि सबमिट करने की, फीस सबमिट करने की। 12 से लेकर 15 जुलाई के बीच में आप किसी प्रकार का अपने फॉर्म में कोई बदलाव या परिवर्तन करना चाहते हैं उसको आप कर सकते हैं, ठीक है। 16 से लेकर 20 जुलाई के बीच में आपके फॉर्म और डॉक्यूमेंटेशन का वेरिफिकेशन होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन जिस भी माध्यम से। उसकी जानकारी आपको वेबसाइट, मेरे चैनल और आपकी ईमेल आईडी पर प्राप्त हो जाएगी। और साथ ही साथ में जो बच्चे एलिजिबल रहेंगे एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने के लिए, क्योंकि मैंने बताया ना 16 से लेकर 20 जुलाई के बीच में आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी ना, जो भी आपने रिकॉर्ड भरा होगा एप्लीकेशन उस सब की। उस डॉक्यूमेंट में जांच में यदि कोई बच्चा फेल हो जाता है और जो बच्चे पास होते हैं उसकी लिस्ट आएगी वेबसाइट पर 21 जुलाई को, जिससे मालूम चलेगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने के लिए। आप लोगों के मन में आएगा कि मैं सीटें क्यों नहीं बता रहा हूँ। सीटें भी एक पार्ट है, लेकिन ये जानकारी भी बहुत ज़रूरी है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन और इंटरव्यू की डेट है 30 अगस्त एंट्रेंस और 1 सितंबर इंटरव्यू। 30 अगस्त एंट्रेंस और 1 सितंबर इंटरव्यू, ठीक है। एंट्रेंस और इंटरव्यू को लेकर अभी क्लियरिफिकेशन नहीं है कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब इस यूनिवर्सिटी का नाम है सिक्किम सेंट्रल यूनिवर्सिटी, क्या नाम है, सिक्किम सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसी की हम बात कर रहे हैं। अब 4 मिनट के बाद आपको मैंने नाम बताया। तो लास्ट टाइम इस यूनिवर्सिटी का, क्योंकि कोविड था देश दुनिया में ना, बहुत सी यूनिवर्सिटी में ये हुआ भी कि ऑनलाइन माध्यम से एंट्रेंस और ऑनलाइन माध्यम से ही इंटरव्यू लिया गया। इसीलिए नोटिफिकेशन में, प्रोस्पेक्टर में लिख दिया गया है कि एंट्रेंस और इंटरव्यू ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी एक माध्यम से हो सकता है या फिर दोनों माध्यम से हो सकता है, ठीक है। और इस यूनिवर्सिटी का अपना एक अलग से सॉफ्टवेयर है, आप जानते होंगे तो, क्योंकि लास्ट टाइम वाला अगर आपने वीडियो देखा होगा पीएचडी के बच्चों को लेकर, एमफिल को लेकर डिटेल में मैंने उसका वीडियो बनाया है कि कौन सा सॉफ्टवेयर है, कैसे आप इसको यूज़ करेंगे, और बहुत ही सीरियस सॉफ्टवेयर है।
आपका चेहरा यदि आधा इंच भी ऊपर नीचे होता है और अगर आपके माइक में किसी का भी साउंड आ जाता है तो ऑन द स्पॉट आपको कॉल आ जाएगा। तो क्या सॉफ्टवेयर है उसकी बात तो आप पुराने वीडियो में कर चुके हैं, वो बात अभी नहीं करेंगे। जब एंट्रेंस इंटरव्यू की बात आएगी तब करेंगे डिटेल में, लेकिन एंट्रेंस इंटरव्यू ध्यान रखिएगा ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी माध्यम से हो सकता है। एंट्रेंस जब आपका हो जाएगा, उसका जब रिजल्ट आएगा इंटरव्यू के बाद में, वह लगभग सितंबर के 10 तारीख तक आ जाएगा, ठीक है। और 8 से लेकर 15 सितंबर के बीच में पहली लिस्ट भी आ जाएगी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की। ये मैंने आपको डेट्स बताई। और यदि पहली सीट के आधार पर किसी डिपार्टमेंट, पहली लिस्ट के आधार पर किसी डिपार्टमेंट में कोई सीट खाली बचती है या फिर पहली लिस्ट के आधार पर कोई बच्चा सिलेक्टेड कैंडिडेट पर अपना नाम वापस लेता है या एडमिशन रद्द करवाता है, तो इस कंडीशन में भी सेकेंड लिस्ट निकाली जा सकती है। इस बात का भी ख्याल रखिएगा, ठीक है। ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट डेट्स बताई। अब कुछ और बातें समझ लीजिए। फॉर्म भरने की रजिस्ट्रेशन फीस पीडब्ल्यूडी SC ST की 500 रुपये है, जर्नल OBC EWS की 1000 रुपये है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो जो आरक्षण के नियम हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लागू होते हैं भारत सरकार के, वो सारे नियम यहाँ पर भी लागू होंगे। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। 55% आपके नंबर होने चाहिए यदि आप जनरल और OBC कैटेगरी में हैं, और यदि आप SC ST OBC नॉन क्रीमिलियर और PWD कैटेगरी में है तो आपको 50% नंबर होने चाहिए PG के अंतर्गत। UG के अंदर कम से कम आपके 50% नंबर होने चाहिए आवेदन करते वक्त। कैटेगरी वालों के लिए 45% नंबर होने चाहिए। और क्या बातें हैं इसमें? हाँ, 10% का एक्स्ट्रा वेटेज मिलेगा इंटरव्यू में उन बच्चों को, यानी कि 10% का वेटेज उन बच्चों को मिलेगा इंटरव्यू में जो बच्चे टीचर्स फेलोशिप होल्डर हैं या फिर MPhil कर रहे हैं या कर चुके हैं, या फिर गेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, या फिर स्लेट का, या फिर नेट, DBT, ICMR नेट, ICAR नेट, UGC नेट, या फिर CSIR नेट, या फिर आपका JRF। अगर आपने ये एग्ज़ाम या परीक्षाएं पास की हैं तो आपको 10% का एक्स्ट्रा वेटेज मिलेगा। और एक बात मैंने पहले और बताई थी, जो बच्चे MPhil में अपना कोर्स वर्क कंप्लीट कर चुके हैं और कोर्स वर्क का रिजल्ट आ चुका है, और कोर्स वर्क में यदि आप पूरी तरीके से पास हैं तो PhD के दौरान आपको कोर्स वर्क करने के लिए नहीं कहा जाएगा, ऑप्शनल भी नहीं होगा, ये मर्जी आपकी है, करें या ना करें, लेकिन यूनिवर्सिटी की तरफ से मनाही है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन 100 नंबर का ही आएगा। MCQ माध्यम से सवाल पूछे जाएंगे, क्वेश्चन रहेंगे 100, लेकिन उसको 0.70 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा एक की बजाय, यानी कि 70 नंबर का पेपर है और 30 नंबर आपके इंटरव्यू के माध्यम से आपको प्रदान किए जाएंगे। एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट आपको मैंने बता दी है, 30 अगस्त को जिस सब्जेक्ट का पेपर है उसको देख लीजिए। 30 अगस्त को A और B ग्रुप का पेपर है और 31 अगस्त को सेकंड ग्रुप का पेपर है। जो सेकंड ग्रुप है, जो 31 अगस्त को पेपर है जिस सब्जेक्ट का, ध्यान से सुनिएगा, 31 अगस्त 2022 को सुबह 10 से 12 बजे के बीच में आपका पेपर रखा गया है। सब्जेक्ट के नाम है मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, म्यूजिक, नेपाली, फिजिक्स, साइकोलॉजी, जूलॉजी, पॉलिटिकल साइंस। इन सभी सब्जेक्ट का पेपर 31 अगस्त 2022 दोपहर सुबह 10 से लेकर 2 के बीच में है। इसके अलावा जितने और भी सब्जेक्ट हैं उसको भी 2 पार्ट्स में बांटा गया है, सुबह 10 से लेकर 12 बजे के बीच में और दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में। 30 अगस्त को पेपर है 10 से 12 बजे के बीच में। जिस सब्जेक्ट का, ध्यान से सुनिएगा नाम, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, चाइनीज, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, एजुकेशन, पीस, कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज एंड मैनेजमेंट। पीस, कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज एंड मैनेजमेंट एक ही डिपार्टमेंट है। और 30 अगस्त को ही दोपहर 1 से लेकर 3 बजे के बीच में जिस सब्जेक्ट का पेपर है उसके नाम है इंग्लिश, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिंदी, हॉर्टिकल्चर, इंटरनेशनल रिलेशन, लॉ, मैनेजमेंट और सोशोलॉजी। ठीक है, डेट और टाइमिंग मैंने आपको बताई है, कमेंट करके मत पूछिएगा क्योंकि आपको मैं अच्छे से बता चुका हूँ। एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वालिफाई जो मार्क्स रखा गया है 50% रखा गया है और 45% कैटेगरी के बच्चों के लिए रखा गया है, इस बात का ख्याल रखिएगा। और एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2 ही घंटे का है, नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है, इस बात का ख्याल रखिएगा। नॉन नेट फेलोशिप को लेकर क्लॉज नंबर 10.17 10.17 को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। पेज नंबर 18 है प्रोस्पेक्टर का, उसमें फेलोशिप के बारे में डिटेल में बताया गया है। और वैसे भी नॉन नेट फेलोशिप यूनिवर्सिटी देती है, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। और यदि आप JRF हैं, SRF हैं, MNF हैं, उसकी फेलोशिप भी आपको दी जाएगी। और फिर से पॉइंट नंबर 10.21 MPhil के बच्चों के लिए है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा।
और 10.22 में सुपरवाइज़र को लेकर भी है, और कौन कौन से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लेकर जाने हैं एंट्रेंस इंटरव्यू के टाइम में। 10.23 वाले पॉइंट को ध्यान से देख लीजिएगा। और यदि एडमिशन लेते वक्त किसी कैंडिडेट के पास कोई ज़रूरी डॉक्यूमेंट नहीं होता है तो यूनिवर्सिटी आपको 30 सितंबर 2022 तक का समय देगी, लगभग 3 वीक तक का, क्योंकि 7 से लेकर 15 सितंबर के बीच में इंटरव्यू का रिजल्ट भी आ जाएगा फाइनली। और इंटरव्यू के वक्त में जब एडमिशन लेंगे, इंटरव्यू के बाद में तो यदि एडमिशन लेते वक्त कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होता है तो यूनिवर्सिटी आपसे एक अंडरटेकिंग का फॉर्म भरवाएगी और उसकी वैलिडिटी रखी गई है 30 सितंबर 2022। 30 दिसंबर नहीं है, 30 सितंबर, यानी कि बहुत कम समय है आपके पास आपके डॉक्यूमेंट जमा करने का। इसीलिए जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जो नहीं है आपके पास उसका इंतजाम करिए, बनवा लीजिए। और यदि आपके पास माइग्रेशन या डिग्री फाइनल मार्कशीट नहीं आती है एडमिशन के टाइम पे तो हो सकता है उसके लिए और एक्स्ट्रा समय आपको दे दिया जाए। 1 मिनट का समय दीजिए, हम पानी पी लेते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स हो गए। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज सीट्स पर, और ये लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का, इस पार्ट का। सीट्स को बताने से पहले सुन लीजिए एक बात को ध्यान से। जैसे कि मान लीजिए आप अप्लाई कर रहे हैं बॉटनी में, ठीक है, लेकिन आपका एमएससी नहीं है बॉटनी से, तो कौन कौन से सब्जेक्ट वाले बच्चे भी बॉटनी में अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए प्रोस्पेक्टर पेज नंबर 20 से लेकर 24 के बीच में ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने बताया है कौन कौन से मेन सब्जेक्ट होने चाहिए और कौन कौन से अलाइड सब्जेक्ट होने चाहिए। अलाइड सब्जेक्ट को यदि नहीं जानते हैं, बीएचयू को लेकर जो वीडियो बना है डिटेल में मैंने समझाया कि अलाइड सब्जेक्ट क्या होता है और उसकी वैल्यू क्या होती है। और अलाइड सब्जेक्ट के आधार पर भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी पेज में अप्लाई कर सकते हैं यदि आपका मेन सब्जेक्ट अलाइड सब्जेक्ट की लिस्ट में आता है। जैसे कि मान लीजिए आपको अप्लाई करना है पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी में किसी भी यूनिवर्सिटी में, लेकिन आपने एमए नहीं किया है पॉलिटिकल से, आपने एमए किया है पीस स्टडीज से, मैनेजमेंट से, सोशोलॉजी से या एजुकेशन से, तो आपके ये सभी सब्जेक्ट अलाइड सब्जेक्ट में आएंगे और आप पीजी का पॉलिटिकल ना होने के बावजूद भी पॉलिटिकल में पीएचडी अप्लाई कर सकते हैं। ये अलाइड सब्जेक्ट में आता है। तो इसी प्रकार से प्रत्येक डिपार्टमेंट में अलाइड सब्जेक्ट की लिस्ट भी दी है। और एक और चीज, और यूनिवर्सिटी का वह पर्टिकुलर डिपार्टमेंट किस विषय पर इस वर्ष पीएचडी करवाएगा, कुछ एरिया ऑफ रिसर्च भी उसने लिख दी है। ठीक है, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। विशेष रूप से फॉर्म के भरते वक्त में सिनॉप्सिस मांगा जाएगा या नहीं मांगा जाएगा, या इंटरव्यू के टाइम मांगा जाएगा, इसको लेकर कोई अपडेट अभी मेरे पास और वेबसाइट पर नहीं है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। जैसे कि मान लीजिए आपको इकोनॉमिक्स में काम करना है ना, इकोनॉमिक्स से पीएचडी करना है और आपका इकोनॉमिक्स से एमए नहीं है, तो आपने यदि अलाइड सब्जेक्ट में कोई सब्जेक्ट से किया, स्टैटिक्स से आपने किया हो, ठीक है, या फिर आपने सोशोलॉजी से किया हो, आपने यदि आईआर से किया हो, या आपने पॉपुलेशन स्टडीज से किया हो, तो आप इस इकोनॉमिक्स पीएचडी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल एंड रिसोर्सेज इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स एंड हेल्थ एजुकेशन, इकोनॉमिक्स ऑफ डेवलपमेंट, हाउस होल्डिंग इकोनॉमिक्स, और फिर दिया रखा है इफिशिएंसी एंड पेडागोजी और माइग्रेशन। इन सब्जेक्ट को लेकर आपको सिनॉप्सिस बनाना है। ऐसे ही सभी सब्जेक्ट के एरिया ऑफ रिसर्च को यूनिवर्सिटी ने डिटेल में अपने प्रोस्पेक्टर में मेंशन कर दिया है। इस बात का ध्यान रखिएगा। विशेष रूप से कमेंट करके आपके बहुत सवाल आते हैं सिनॉप्सिस को लेकर और खासकर टॉपिक्स को लेकर। मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूं, इसलिए डिटेल में वीडियो बनाता हूं मैं, और ये मेरी आदत भी है कि आपको वीडियो के उपरांत सवाल ना पूछना पड़े। सवाल वही करेंगे जो बच्चे प्रोस्पेक्टर नहीं पढ़ते हैं, या वेबसाइट का विजिट ढंग से नहीं करते हैं, या फिर वीडियो में बताई गई बातों को समझ नहीं पाते हैं। और कुछ बच्चे तो वीडियो भी नहीं देखते हैं पूरा। 10% बच्चे ऐसे हैं मेरे सब्सक्राइबर जो वीडियो भी नहीं देखते हैं। 90% को मेरा सलाम है, और 10% से निवेदन है, यदि आपके पास पूरा वीडियो देखने का समय नहीं है तो अपना समय कहीं और व्यतीत जाके कीजिए। एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट में 5 सीटें आई हैं पीएचडी की। ये सीटें कैटेगरी वाइज बटी हैं। इसको आप प्रोस्पेक्टर में ध्यान से पढ़ लीजिएगा, खोजने पे मिल जाएंगी आपको। डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी में भी 5 सीटें हैं, एंथ्रोपोलॉजी में भी 5 सीटें हैं, चाहे केमिस्ट्री में 7 सीटें हैं, चाइनीज में 1, किसी डिपार्टमेंट में 0 सीट है, किसी में 2 हैं, किसी में 7 है, किसी में 10 हैं। कम ज़्यादा सीटें हैं, जितनी भी हैं भरपूर हैं, क्योंकि सरकार और सिस्टम वैसे ही एजुकेशन को बर्बाद कर चुके हैं। बचा कुचा आने वाले दिनों में आपके मेरे जीते जी
हो जाएगा। आने वाली पीढ़ियों को या ठेंगा दिखाइएगा या शर्मिंदगी से आंसू बहाइएगा, दोनों आपको करना है। यदि आप परिवर्तन करना चाहें, बदलाव करना चाहें तो परिवर्तन में योगदान दीजिए अपना अपना, नहीं तो जो करना है वो करिए। केमिस्ट्री में 7, चाइनीज में 1, कॉमर्स में 7, ये कोई नंबर नहीं बता रहा हूं, सब्जेक्ट का नाम और उस सब्जेक्ट में आई हैं कितनी सीटें वो बता रहा हूं टोटल। कैटेगरी वाइज सीटें जानने के लिए कमेंट मत करिएगा, उसके लिए प्रोस्पेक्टर को देखिएगा जो विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर मौजूद है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ सिक्किम, कंप्यूटर एप्लीकेशन में 5, इकोनॉमिक्स में 4 + 1, ठीक है, सीट है इसमें। एजुकेशन में 6, इंग्लिश में 4, ज्योग्राफी में 5, जियोलॉजी में 3, हिंदी में 2, हिस्ट्री में 2, हॉर्टिकल्चर 5, इंटरनेशनल रिलेशन 3, लॉ में 7, लिप्चा और लिम्बा जो लैंग्वेज है सिक्किम की उसमें कोई सीट नहीं है, होल्ड पे रखा गया है, भविष्य में आएगी तो कह नहीं सकते हैं। मैनेजमेंट में 6, मास कम्युनिकेशन कोई वैकेंसी नहीं, मैथमेटिक्स में 3, माइक्रोबायोलॉजी में 5, म्यूजिक में 5, नेपाली में 6, पीस कॉन्फ्लिक्ट एंड स्टडीज मैनेजमेंट PCS&M इसका नाम है। एक सीट है, रिजर्वेशन नहीं है क्योंकि एक सीट पे कोटा लागू नहीं होता है, जनरल सीट है और जनरल सीट का मतलब है इस पे किसी भी कैटेगरी का बच्चा आवेदन कर सकता है, चाहे EWS है, OBC है, SC है, ST है, वुमेन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सीट जनरल सीट में आती है, उस पर कोई भी फाइट कर सकता है। फिजिक्स यानी कि भौतिक, इसमें 5 सीटें हैं, पॉलिटिकल साइंस में 2, साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान में 4, सोशोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र में 3, टूरिज्म में कोई सीट नहीं, जूलॉजी में 4 सीटें हैं। इस बात का ख्याल रखिएगा और अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स जो प्रोस्पेक्ट में दिए गए हैं उसको ध्यान से देखिएगा। फॉर्म भरते वक्त जानकारियों को ध्यान से भरिएगा और जो बच्चे EWS कैटेगरी में हैं उसका फायदा लेना चाहते हैं, आप लोगों को हो सकता है अप्लाई करते वक्त या फिर इंटरव्यू से पहले या बाद में इनकम सर्टिफिकेट देना पड़े, इस बात का ख्याल रखिएगा। 1 साल की PhD की फीस कितनी है और प्रत्येक सेमेस्टर की फीस कितनी है, इसकी पूरी जानकारी सब्जेक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज यूनिवर्सिटी ने अपने प्रोस्पेक्टर में दी हुई है, उसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। और प्रोस्पेक्टर में तो और भी बहुत कुछ है, सब बातें बताना या स्पष्ट करना संभव नहीं है, समय का अभाव है और आप लोग परेशान भी बहुत रहते हैं। बाकी बातें प्रोस्पेक्टर वेबसाइट पे विजिट कर लीजिएगा। जो भी मैंने ये झेलम, चिनवा, रावी जैसी लंबी कहानी आपको सुनाई, अच्छी लगी ये तो मैं नहीं जानता हूं, बुरी लगी होगी ये मैं 100% जानता हूं। बुरा लगा हो तो डिसलाइक, समझ में ना आया हो तो सवाल, कोई सुझाव हो आपके पास मेरे लिए, उसका है स्वागत। अगले वीडियो में आपसे बहुत जल्द मिलूंगा, तब तक के लिए अपनों का ख्याल रखिएगा। और एक और बात, प्रकृति का, परिवार का और पुस्तकों का भी ख्याल रखिएगा। ये हैं तो हम हैं, ये नहीं तो कोई भी नहीं। जय हिंद, सलाम।